दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए, उनकी शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, उनकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक बड़ा ही विशेष नुस्खा लेकर आया हूं। यह नुस्खा उन खिलाड़ियों के लिए है जो जिम जाते हैं, जो मेहनत करते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए है जो रोजमर्रा की थकान और काम के दबाव के चलते उचित आहार विहार के अभाव में बहुत अधिक कमजोरी अनुभव कर रहे हैं, अपनी शारीरिक और यौन क्षमता में कमी अनुभव कर रही हैं, या फिर यह नुस्खा ऐसे पुरुषों के लिए भी है जो किसी रोग के चलते बहुत अधिक कमजोरी का शिकार है, बहुत अधिक शारीरिक दुर्बलता उसको झेलनी पड़ रही है, या फिर ऐसे पुरुषों के लिए है जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इस नुस्खे के माध्यम से आप अपने स्टैमिना में, अपने बल में, अपनी शक्ति में मनचाही वृद्धि कर सकते हैं। यह नुस्खा प्राकृतिक तौर पर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को उसकी अधिकतम सीमा तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेगा। साथ ही साथ शरीर की सप्त धातुओं की शुद्धि और वृद्धि करने का यह कार्य करता है। बहुत ही प्रभावशाली यह नुस्खा मात्र 7 से 10 दिनों में ही अपना सकारात्मक प्रभाव शरीर के ऊपर दिखाना प्रारंभ कर देता है। ना केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको अपनी शक्ति में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों यह नुस्खा अपने आप में एक बड़ी ही खासियत के चलते थोड़ा अलग भी है, और वो इसकी विशेषता क्या है जो इस नुस्खे को 3 नुस्खों के समान बलकारी, शक्तिशाली, लाभकारी बनाती है। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं यह महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस नुस्खे के बारे में आगे कुछ बताने से पहले मैं एक बड़े ही खास कमेंट का जवाब देना चाहूँगा। राजीव श्रीवास्तव जी कहते हैं, आप हर एक दवा को अच्छा कहते हैं, सभी दवाएं बल, बुद्धि और नपुंसकता की दवा बताते हैं और सही कहते हैं। तो आप ही बताइए कि लोग कौन सी दवा इस्तेमाल करें। आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं? लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, क्या डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं? तो चलिए इस कमेंट के एक एक सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। उन्होंने कहा कि आप हर दवा को अच्छा बताते हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि मैं केवल उसी दवा का रिव्यू देता हूं, उसी दवा के बारे में आप सभी को जानकारी प्रदान करता हूं जिसका परिणाम सकारात्मक हो, लाभदायक हो, मैंने खुद अपने रोगियों पर प्रयोग करके देखा हो। खराब परिणाम देने वाली दवाइयों के बारे में मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, हालांकि इसके पीछे कुछ अन्य कारण है। और ऐसी ना जाने कितनी ही दवाइयां हैं, कितनी ही औषधियां हैं जो मुझे विभिन्न कंपनियों ने रिव्यू बनाने के लिए भेजी हैं, और मुझे उस दवा के पॉजिटिव रिव्यू के लिए उन्होंने पैसे व अन्य चीजें भी ऑफर की। पर इसके बावजूद भी मैंने आज तक उन दवाइयों का कोई भी रिव्यू नहीं किया है, और उन कंपनियों में बहुत ही बड़ी बड़ी, बहुत ही जानी मानी, इंटरनेट के ऊपर बहुत ही प्रसिद्ध दवा कंपनियां और दवाइयां हैं। पर फिर भी मुझे अपने रोगियों पर यदि उनका सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त हुआ तो मैंने उनका आज तक कोई भी रिव्यू नहीं किया है। इसी कारण हो सकता है आपको लगता हो मैं सभी दवाइयों को अच्छा बताता हूं। अब आते हैं इनके बाकी के सवाल के ऊपर। मैं औषधियों के लाभ, प्रयोग विधि के बारे में बताने के अलावा कुछ और चीज भी अपने हर एक वीडियो में बताता हूं, और वो हो सकता है इन्होंने शायद सुनी ना हो या सुनकर ध्यान ना दिया हो। मैं बार बार कहता हूं कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की आप सहायता लीजिए, उचित औषध को निर्धारित कर, उनकी सहायता से किसी उचित औषध को निर्धारित कर आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत से संचार के माध्यम उपलब्ध हैं, पर आपके लिए आपकी इच्छा व आपकी सुविधा के अनुरूप कौन सा माध्यम बेहतर रहेगा या निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार चिकित्सा के लिए किस औषधि का प्रयोग आपकी स्थिति के अनुरूप बेहतर रहेगा, आपके रोग के अनुरूप बेहतर रहेगा, इसके लिए किसी विशेषज्ञ की आपको निश्चय ही आवश्यकता होती है। मैं फिर से आप सभी को बता देना चाहूँगा, यह वीडियो केवल आपकी ज्ञानवर्धन हेतु है, आपकी जानकारी के लिए है। यह किसी भी प्रकार से कोई भी परामर्श नहीं है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि बिना सोचे समझे मिथ्या आरोप ना लगाएं।
चलिए वापिस आते हैं अपने विषय के ऊपर। सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे में प्रयोग होने वाले घटकों के विषय में, तत्पश्चात इसके लाभ व प्रयोग विधि से मैं आपको परिचित करवाऊंगा, साथ ही साथ सावधानियों के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यह नुस्खा 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में क्यों बटा हुआ है इसके विषय में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। इस नुस्खे के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता होगी उसका पहला भाग है शुद्ध कोचबी चूर्ण, अश्वगंधा, विधारा, सफेद मूसली, ताल मखाना, मुलेठी, खसखस और बबूल का गोंद, सभी 30-30 ग्राम की मात्रा में आपको लेने हैं। वहीं इस नुस्खे का दूसरा भाग है अकरकरा, जायफल, जावित्री, शिलाजीत और मकरध्वज, सभी 5-5 ग्राम की मात्रा में। वहीं केसर 1 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। और इस नुस्खे का तीसरा भाग है बसंत कुसुमाकर रस 6 ग्राम की मात्रा में, रस सिंदूर 3 ग्राम, बंग भस्म 3 ग्राम, अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी 3 ग्राम, लोह भस्म शतपुटी 3 ग्राम, मोती पिष्टी 5 ग्राम, चांदी की भस्म 2.5 ग्राम और स्वर्ण भस्म 1 ग्राम। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इस नुस्खे को 3 भागों में क्यों विभाजित किया है। आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार मेरे 3 नुस्खे वाले वीडियो की श्रृंखला में पहला नुस्खा सामान्य जन वर्ग के लिए होता है, वहीं दूसरा नुस्खा मध्यम धन और बल की कामना करने वाले लोगों के लिए होता है। वहीं तीसरे नुस्खे को आप राजसी नुस्खा भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस नुस्खे का पहला भाग कोई भी बनाकर बिना किसी दुष्प्रभाव की चिंता के प्रयोग कर सकता है। बेहद ही सामान्य कीमत पर तैयार हो जाने वाला यह पहला भाग हर सामान्य जनवर्ग की पहुंच के अंदर है। वहीं दूसरे भाग को जोड़ देने पर इस नुस्खे के प्रभाव में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, परंतु उसी के साथ इसकी कीमत और मेहनत दोनों चीजों में वृद्धि होने वाली है। वहीं इस नुस्खे में तीसरे भाग को जोड़ देने पर हमारे तीसरे नुस्खे के समान राजसी नुस्खा यह जरूर बन जाता है, पर इस नुस्खे को किसी अनुभवी वैद्य की सहायता से बनवाकर उनके निर्देशानुसार ही आपको प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको समस्त काष्ठ औषधियों को एकत्रित कर उनका बारीक चूर्ण बना लेना है। तत्पश्चात एक एक रस औषधियों को अलग अलग खरल करने के पश्चात काष्ठ औषधियों के चूर्ण में आप मिला लें। केसर को भी आपको अलग अलग खरल करके ही इसके अंदर मिलाना है। दोस्तों यह नुस्खा बहुत ही शीघ्रता के साथ रस, रक्त आदि सप्त धातुओं में वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। इसके प्रयोग से शरीर के मसल्स मास में वृद्धि होती है, अर्थात इसे खाने पर आपका वजन तो बढ़ेगा, परंतु इसके प्रयोग से आपको शरीर में थुलथुलापन, फुलावट की अनुभूति नहीं होगी, बल्कि आपकी मांसपेशियों में सामान्य की अपेक्षा अधिक ऊर्जा, अधिक शक्ति की अनुभूति होगी। उनकी उन्नति आपको बहुत ही शीघ्रता से अनुभव होती हुई दिखाई देगी। वहीं थोड़ी सी मेहनत करने पर थकान की समस्या से भी यह छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। मेहनत करने का आपका मन करेगा, स्टैमिना आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसी के साथ प्राकृतिक रूप से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी यह वृद्धि करने का कार्य करता है और इसी वजह से मानसिक उत्साह में भी इस नुस्खे के प्रयोग से वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। वहीं शरीर के सप्त धातुओं की शुद्धि और वृद्धि करने के अपने गुण के चलते यह योग शरीर की सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अर्थात शुक्र धातु में विशेष वृद्धि करने का कार्य करता है, उसकी शुद्धि करने का कार्य करता है, उसमें मौजूद नकारात्मक गुणों को दूर कर उसके प्राकृतिक स्वरूप में उसे लौटाने का यह कार्य करता है, उसकी गुणवत्ता को यह सुधारने का कार्य करता है और इसी के साथ शीघ्र पतन की समस्या में भी इस नुस्खे के प्रयोग से लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के अलावा विशेष तौर पर मधुमेह व किसी भी रोग के दुष्प्रभाव के चलते उत्पन्न सामान्य व विशेष कमजोरी में यह नुस्खा चमत्कारिक रूप से प्रभावशाली लाभ दर्शाने वाला होता है। वहीं रस, सिंदूर और केसर का प्रयोग विशेष तौर पर रक्त की शुद्धि और त्वचा के वर्ण में सुधार लेकर आने का कार्य करता है। सप्त धातु की शुद्धि भी इनके माध्यम से संभव हो पाती है। इन सब के अलावा अन्य बहुत से लाभदायक प्रभाव इस नुस्खे के माध्यम से कोई भी वैद्य अपनी बुद्धिमत्ता के अनुरूप प्राप्त कर सकता है। जहां तक बात है इस नुस्खे के प्रयोग विधि की, तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम भोजन के पश्चात दूध या फिर शहद के साथ इसका प्रयोग लाभदायक परिणाम हेतु पर्याप्त रहता है। वहीं बात करें सावधानियों की, तो इस नुस्खे के पहले और दूसरे भाग के प्रयोग करने पर आमतौर पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना बहुत ही कम रहती है, लगभग ना के बराबर रहती है। हालांकि इस नुस्खे के तीसरे भाग का यदि कोई प्रयोग करने का विचार करे तो निश्चित रूप से उसे किसी वैद्य या किसी अनुभवी डॉक्टर या किसी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके ही दिशा निर्देश अनुसार आपको तीसरे भाग को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।